नमस्कार जी, मैं मधु शर्मा हिंदी लेखक परिवार के YouTube मंच पर एक बार फिर आपके साथ हूँ और आज एक बहुत ही सुंदर रचना आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है ओस की बूंद और जीवन। इस रचना की लेखिका हैं रेणु चौहान। तो प्रस्तुत है साथियों, ओस की बूंद और जीवन। पोष का महीना, जब हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ती है, शाम को 8 बजे अंधेरा हो जाता है। सभी सड़कें और गलियां कुहासे के आगोश में आ जाती है और लोग घरों में दुबक जाते हैं। वातावरण में भी नीरवता छा जाती है। इस समय तक तो पक्षियों का कलरव भी सुनाई देना बंद हो जाता है। वे भी अपने नीड़ों में चले जाते हैं। हाँ, कहीं कहीं मोहल्ले के कुछ अल्हड़ युवक अलाव जलाकर दिन भर के अपने तनाव और चिंताएं अलाव की अग्नि में भस्म कर रहे होते हैं। कहते हैं सर्दियों की रातें लंबी होती है और एक बार रजाई में चले जाने के बाद नींद इतनी प्यारी लगती है कि लंबी रात भी छोटी लगने लगती है। आज वर्ष की आखिरी रात है। जैसा कि आमतौर पर यही होता है कि नववर्ष के लिए हर कोई कुछ न कुछ संकल्प लेता ही है और अगले वर्ष हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो मैंने भी इसी परंपरा का पालन करते हुए अगली सुबह जल्दी उठकर टहलने का संकल्प लिया ताकि मुझे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सके। मैंने अपने मोबाइल में सुबह जल्दी का अलार्म लगाया और निश्चिंत होकर रजाई में दुबक कर सो गई। कहीं पहले ही दिन यह संकल्प टूट न जाए, इसलिए एक अलार्म के बाद 5-5 मिनट के अंतराल से 2 अलार्म और लगाए। जैसा कि अगली सुबह अलार्म महाशय तो अपने कर्तव्य निर्वहन करते हुए बजा, फिर भी मेरा प्रमाद न गया। सोचा अभी तो 2 अलार्म और बजने हैं, इसलिए खुद को वापस नींद के हवाले कर दिया। दूसरा अलार्म भी बजा, फिर तीसरा अलार्म बजते ही याद आया कि यह तो अंतिम अलार्म है। आखिर बड़ी मुश्किल से खुद को बिस्तर और रजाई से अलग किया और एक शॉल डालकर दरवाजा खोलकर टहलने के लिए मानस बनाया। ऐसा लगा जैसे उस ताजी सुबह ने मेरा हृदय से स्वागत किया। घर का दरवाजा ही नहीं, वरन मेरे घर की खिड़कियां, बगीचे की घास, पत्तियां सब अल सुबह नहा चुकी थी। दूर दूर तक पूरे वातावरण में आर्द्रता थी। टहलते टहलते मैंने देखा वृक्षों की पत्तियों पर छोटी छोटी बूंदों के रूप में जमी ओस। वे ऐसे चमक रही थी मानो किसी ने पत्तियों पर मोती रख दिया हो। मोती? बचपन में अक्सर मैं इस संबंध में माँ से प्रश्न पूछा करती थी कि आखिर ये बूंदें कब आती है और क्यों चली जाती है। माँ मुझसे कहती कि रोज रात को उमा शंकर आते होंगे और आंख मिचोली खेलते हैं। उस खेल में उमा के गले की मोतियों की माला टूट जाती है। खेल समाप्त होने पर अचानक उमा का ध्यान उस ओर गया होगा। वह इस पर शंकर को उलाहना देती है कि मेरी माला के बिखरे मोती समेट दो। इतने में ही प्रातःकाल हो गया। घबराकर जितने मोती शंकर जी के हाथ लगे, जैसे जैसे समेटकर पो फटने से पहले ही उमा अपने पति का हाथ पकड़कर पलायन कर जाती है। उस समय जो मोती शेष रह गए वे अभी भी चमक रहे हैं। बचपन की अबोधता इसे ही सत्य मान लेती थी और फिर इसके साथ खेलने लगती। आज जब इन ओस की बूंदों को देखती हूँ तो वो ही प्रसंग स्मृति को भिगो देता है। सच में बचपन भी एक स्वच्छंद रथ के समान होता है जिसमें मुक्त और निर्बंध कल्पनाओं के घोड़े जूते होते हैं। ये घोड़े कभी आसमान तक दौड़ जाते हैं और कभी यह देखने के लिए कि जल में जो नील गगन का प्रतिबिंब पड़ता है वह क्या जल सचमुच ही गगन को स्पर्श करता है या वह रथ आकाश की ओर बढ़ता है जिसमें झिलमिलाते असंख्य तारे हैं। इससे जुड़े हैं जो वो नीली छत से निकलकर पृथ्वी तल पर नहीं गिरते,
यह देखने के लिए अंतरिक्ष तक छलांग लगाते हैं। बचपन की इस अबोधता का स्थान बड़े होने पर तर्क ले लेता है। अब उमा शंकर की कहानियों से जिज्ञासा का शमन शायद नहीं हो पाता है। बुद्धि हर वस्तु को तर्क की कसौटी पर कसती है। इसी से ही तो शायद विज्ञान का जन्म हुआ, जिसके निर्णय विशुद्ध और प्रामाणिक होते हैं। मेरी भी अबोध बुद्धि का स्थान अब विज्ञान ने ले लिया है और ओस बनने की सारी वैज्ञानिक क्रिया को अब मैं जान गई थी। यही सब विचार करते हुए मैं लगभग 2 किलोमीटर तक चल चुकी थी। हरी घास पर जमी ओस की बूंदें सचमुच ही आकर्षक लग रही थी। मैंने कभी हाथों की उंगलियों से तो कभी पैर के अंगूठे से उसको स्पर्श किया। मेरे स्पर्श से तो वे तुरंत ही बिखर गई। धीरे धीरे सबको जीवन देने वाला तेज पुंज भास्कर रक्तिम आभा बिखेरता हुआ उदयाचल में अवतरित हुआ और नन्ही नन्ही बूंदों ने एक क्षण के लिए उस तेज वलय का आशीर्वाद लिया और जल में ही परिवर्तित हो उन नन्ही नन्ही बूंदों ने खुद को मिट्टी में समर्पित कर दिया। मनुष्य का जीवन भी ओस की मानिंदे ही है। अन्य वस्तुओं के समान प्रकृति ने ओस की बूंदें भी मनुष्य को शिक्षा देने के प्रयोजन से ही बनाई होगी, पर इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य की आंखें खुली रहे और मन स्वच्छ। तभी वह जान पाएगा कि संसार विधाता की एक भव्य, अनंत और अखंड पाठशाला है। तभी वह सृष्टि के रहस्य जानने के लिए उत्सुक और जिज्ञासु शिष्य बन पाएगा। ओस की बूंदों को देखकर लगता है कि प्रत्येक ओस की बूंद का अपना अलग अलग महत्व है। फिर ओस की ये चमचमाती बूंदें सर्द बयार के साथ मंद मंद झोंके खाने लगती है। प्रकाश किरणें उनके अस्तित्व को मिटा रही होती है, उनको अपनी अन्य साथी बूंदों से अलग कर रही होती है और देखने वालों को आह्लादित करती है। तनिक जोर की हवा आते ही ये प्रसन्न ओस की बूंदें असंख्य जल बिंदु होकर बिना किसी आक्रोश के मिट्टी में ही विलीन हो जाती है, चूं तक नहीं करती। मनुष्य भी ठीक ऐसा ही है। एक ही परमेश्वर के असंख्य रूप में घूमने वाले ये जीव अपने पुरुषार्थ की किरणों से जगत में प्रकाश भरते हैं, सुख के क्षणों में आनंद से झूमते हैं और दूसरों के लिए भी अपना जीवन बलिदान कर देते हैं। मृत्यु की आहट सुनने पर चुपचाप उसके अधीन हो जाते हैं। पीढ़ियों तक जीवन और मरण का यह क्रम चलता आया है। पहले दिन मिट्टी में मिली ओस की बूंदें दूसरे दिन तृण पर्णों पर फिर तैयार हो जाती है। उसी प्रकार संसार से विदा ले चुका मनुष्य नई पीढ़ी के रूप में फिर जीवन के लिए तैयार हो जाता है। जीवन असीम है, अनंत है। यही सोचते और टहलते हुए ओस की बूंदों के माध्यम से जीवन की असीमता को आज मैंने जाना। प्रकृति का यह रहस्य जानकर मन रहस्य के रोमांच से प्रफुल्लित हो रहा था। मन का प्रत्येक कोना शायद इस रहस्य से भीग चुका था। प्रकृति के इस उपादान से कुछ ग्रहण करके मैं घर लौट आई और अपने नित्य के कार्यों में व्यस्त हो गई। तो यह थी साथियों एक बहुत ही सुंदर रचना, ओस की बूंद और हमारा जीवन। साथियों, रचना को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों तक इसको अवश्य साझा करें। तो साथियों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स जरूर करें और शेयर कीजिए।